नमस्कार मित्रों, आज की अपनी जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी अगर कोई आपका बिंदु आवेश है तो उस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, ये हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर ज्ञात करने जा रहे हैं। तो कामना करता हूँ फटाफट से आप सभी अपने मित्रों को लाइव बुला लेंगे और अब तो आ जाना चाहिए, रोज़ रोज़ बुलाने का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट देखो, बिना इंतजार किए आज हम प्रारंभ करते हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग एक तो ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर आपको यदि विद्युत विभव का मान पूछ लिया जाए, किस प्रकार से ज्ञात आपको करना है, तो आज हम ये जो चीज़ है ये सीखने वाले हैं। इसके बाद ये तो देखो, केवल एक ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, केवल अकेले एक पॉइंट चार्ज के कारण, केवल एक बिंदु आवेश के कारण है। अगर ऐसे बहुत सारे आवेश मिलकर एक निकाय बना ले, फिर उसके बाद हमसे कोई पूछे कि भाई इस फलाने बिंदु के ऊपर आप विद्युत विभव का मान बता दो क्या आएगा, तो उसकी अपन बात यहाँ पर करेंगे, जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत के बिल्कुल लगभग समतुल्य होगा। बात करते हैं शुरू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखो, सबसे पहले मैंने सपोज किया कि यहाँ पर कोई बिंदु है मेरे पास O। इस बिंदु O पर मैंने एक आवेश रख रखा है पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश में रख रखा है Q। अब इस बिंदु आवेश से यहाँ पर एक बिंदु है R दूरी पर। ठीक है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस विद्युत विभव का मान इस बिंदु P पर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक परीक्षणीय आवेश Q0 को लाकर रख दिया। देखो, ये डेरिवेशन सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले चैप्टर के अंदर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। सेम टू सेम वैसा का वैसा फॉर्मूला आएगा, बस बट्टा में वहां पर जहां R स्क्वायर था यहाँ पर बस स्क्वायर नहीं आएगा। तरीका देखो कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वहां पर हमने F/Q0 को लेकर किया था, यहाँ पर हम उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को काम में लेकर इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर से बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है आपका विभव विभवांतर बहुत ज़्यादा आसान है, बशर्ते आप इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको समझें। समझ में नहीं आता वीडियो को, देखो ऑप्शन होता है बस तो रिवाइंड करके दोबारा से देखने का। दोबारा आप देखें, नोट्स के अंदर मैंने हर एक छोटी छोटी जो चीज़ उसको क्लियर करते हुए आपको लिख के दिया है और आपको प्रोवाइड में करवाता रहता हूँ, तो आपको कहीं कोई समस्या जो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर से देखो, टेस्ट के लिए रिपीट कर दूँ, इस संडे को आपका टेस्ट होने वाला है और टेस्ट के अंदर जो हमने कल से स्टार्ट किया इस विद्युत विभव वाले चैप्टर को, इसी से प्रश्न आएंगे। अपन शनिवार तक जितना भी पढ़ लेंगे वो सारा का सारा जो मैटर है वो आपके टेस्ट में दिया जाएगा। फिर रिपीट कर दूं, इस टेस्ट में न्यूमेरिकल भी होंगे बहुत ही छोटे, यानी बहुत ही निम्न कोटि के आपके न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल होंगे। और कल की हमारी जो वीडियो होगी वो डेडिकेटेडली न्यूमेरिकल्स को लेकर ही होगी। मैं आपको केवल न्यूमेरिकल कराऊंगा कल की वीडियो में, तो ध्यान से देखना कल की वीडियो भी। और आज की इस वीडियो को देखो, समझते हैं, अपन प्रारंभ करते हैं। हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है। तो मान लिया कि इस बिंदु आवेश Q के कारण मुझे इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस विद्युत विभव को ज्ञात करने के लिए मैंने इस बिंदु P पर एक परीक्षणीय धन आवेश Q0 ले जाकर रख दिया। ठीक है, अब देखो, हम सभी जानते हैं बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम सभी ज्ञात करके आए हैं पहले। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान था हमने ज्ञात किया था, E बराबर था KQ/R स्क्वायर। ये Q है भाई, ठीक है, KQ/R स्क्वायर, ये हम सब जने पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। तो उसको मैंने दिया, देखो समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कल जब लास्ट में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य एक संबंध स्थापित किया था, आपको याद हो तो, ठीक है, तो उसी संबंध से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। चूंकि हम एक बात ये भी जानते हैं कि जो विद्युत विभव होता है ये बराबर होता है माइनस समाकलन, कहाँ से कहाँ तक अपन ने किया था, अपन ने देखो अनंत से लेके बिंदु P तक वहाँ पर समाकलन किया था। लेकिन यहाँ पर P बिंदु जो है, इस P बिंदु की इससे दूरी हमें दे रखी है, कितनी है, R है। तो क्यों ना, मुझे जाना तो बिंदु P पर ही है, क्योंकि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर मुझे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो जाना तो मुझे P पर है, लेकिन P की जो दूरी है वो अब मुझे पता चल चुकी, कितनी है, R है। तो इसलिए जो हमारी लिमिट होगी आज की वो लगाऊंगा अनंत से R तक। P की जगह R आ गया और कोई परिवर्तन नहीं आया। फॉर्मूला अपना कल वाला वही, E.dr। देखो, कल अपन वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे थे, कल है यहाँ पर इसके ऊपर मैंने वेक्टर लगा रखा था, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा रखा था। आज मैं अदिश रूप में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। आप चाहो तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपकी बुक में किसी भी तरीके से क्यों ना दिया हो, आपको आंख बंद करके इसको सही मान लेना है, क्योंकि आप लोगों की सहूलियत के लिए जो आपकी बुक के अंदर चीज़ें होती है उसको नोट्स में मैंने
बिल्कुल आपको टारगेट करते हुए, मतलब बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है ना, उस शिक्षण सूत्र का उपयोग करके आप लोगों के लिए जो सारी की सारी चीज़ें वो तैयार करके मैं लेकर आता हूँ। और नोट्स में भी आपको मैं ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी दे। आप चाहो तो इसको वेक्टर रूप में भी ले सकते हो, इसको ई वेक्टर लिख दोगे, फिर यहाँ पर आर कैप आएगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर, फिर लास्ट में जब आप यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आर कैप और यहाँ का डी आर, इनके मध्य आपस में गुणा होगा। किस प्रकार गुणा होगा कि आपके मतलब डी आर कोस थीटा। तो ये सब वैसे तो 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखी है किसी एकांक सदिश और किसी सदिश का गुणनफल, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर इसकी जरूरत है ही नहीं, हम क्यों बिना मतलब के झमेले में पड़े, इसलिए आप लोगों के लिए ये मैंने आसान बना दिया है। आप चाहो तो उसको वेक्टर रूप में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको इसी स्केलर फॉर्म के अंदर यानी अदिश रूप के अंदर करो। ये चीज़ हमने कल देखी थी, इसलिए हम जानते हैं, इसलिए मैंने इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखना इस समीकरण 2 में ये जो ई है भाई, इसका मान तो मुझे पहले से पता है, तुझे पता है तो उसको रखा क्यों नहीं, अब रख देते हैं, क्या बिगड़ गया अपना। तो मैंने क्या किया, इस समीकरण 1 से मान रख दिया समीकरण 2 में। तो जैसे मैंने मान रखा, देखो तरीके से आपको नोट्स के अंदर मैंने अवेलेबल करवा रखा, आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने मान रखा, ये आपकी लिमिट है अनंत से लेके आर तक, ई का मान है के क्यू बटा आर स्क्वायर और ये डी आर। अब आप सभी जानते हो जब भी कभी हम समाकलन करते हैं तो समाकलन के अंदर जो राशियां नियत होती है वो समाकलन के निशान से बाहर आ जाती है। तो देखना यहाँ पर ये के है, ये भी नियत है, क्यू आवेश, आवेश का परिमाण तो नियत, ये चेंज तो हो नहीं रहा, तो दोनों चूंकि यहाँ पर नियत है इसलिए इन दोनों को समाकलन के निशान से हम लोग निकाले हैं बाहर। अच्छा, माइनस का निशान अपने लगा रखा है, वो जो कल आया था आपको बता देता क्यों आया था। v बराबर माइनस के क्यू को मैंने निकाल लिया बाहर, ये के क्यू आ गया बाहर। अंदर देखना समाकलन के बचा, लिमिट है आपकी अनंत से लेके आर तक 1 बटा आर स्क्वायर टी आर। नालायक से नालायक सज्जन इस बात को जानता है, क्योंकि उसने 11वीं के अंदर अगर वो मैथ्स है तो उसने मैथ्स में पढ़ा था, और अगर मैथ्स से नहीं भी है बायोलॉजी से तो भी उसने फिजिक्स में समाकलन क्या करना सीखा था। 1 बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन यदि अपन करते हैं dx के सापेक्ष तो आता है -1 बटा एक्स, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जब मैं समाकलन करूँगा 1 बटा आर स्क्वायर का डी आर के सापेक्ष तो ये भी क्या आएगा, -1 बटा आर आएगा, कोई समस्या इसमें किसी को आने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखना मैं समाकलन करता हूँ, सॉरी v बराबर माइनस के क्यू, तो देखो बाहर पड़ा है, अंदर 1 बट्टा आर स्क्वायर का समाकलन हुआ -1 बट्टा आर, और आपकी जो लिमिट है वो हम ऐसे कैसे लगा देंगे यहाँ पे, इसमें भी कोई समस्या नहीं। अब हम लोग इसमें देखो अप्लाई करते हैं लिमिट को। लिमिट को अप्लाई करना आप सभी जानते भी होंगे क्योंकि आप सभी ने समाकलन ज्ञात किए हैं, नहीं किए तो आपको मैं देखो हर एक छोटी छोटी बात यहाँ पे बताते हुए चला हूँ, तो कोई समस्या आपको आने भी नहीं चाहिए। v की अपन बात करते हैं तो v बराबर माइनस के क्यू, ये तो बाहर पड़ा है। अंदर देखना जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमेशा पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखो r की जगह मैं r लिखूँ तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1 बटा आर, फिर माइनस दोबारा से राशि को लिखते हैं लोअर लिमिट लगा के। तो देखो ये तो फॉर्मूले का जो माइनस, जो समाकलन ने जो हमें माइनस बता रखा वो वाला माइनस, फिर एक खुद का इसका 1 बट्टा आर जो ये खुद भी माइनस का है तो इसका खुद का -1 बट्टा आर। अब बट्टा में आर नहीं आके यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो अपन लिखेंगे, और लोअर लिमिट कितनी है, अनंत है, और ये हमारा ब्रैकेट बंद। अब देखना 1 बट्टा अनंत का मतलब नालायक से नालायक प्राणी भी जानता है, और नहीं जानता तो अब समझ लो। देखो अनंत किसको कहते हैं, जब भी किसी भी संख्या में हम लोग भाग दे देते हैं 0 का, किसी भी संख्या में आप 0 का भाग दोगे तो वो अपरिभाषित होता है, उसका कभी कोई उत्तर नहीं आता, इसलिए अपन उसको बोलते हैं अनंत। यानी अनंत को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टा 0 लिख सकता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। अब देखना यहाँ पर अपना ये जो है पद 1 बट्टा अनंत, तो इस अनंत की जगह यदि मैं 1 बट्टा 0 लिखता हूँ, 1 बट्टा 0, तो ये 0 जब अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर की ओर आ जाएगा, और ऊपर आने पर इस 1 से गुणा को खुद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अर्थात हमेशा ध्यान रखना 1 बट्टा जो अनंत होता है उसकी वैल्यू होती है 0 के बराबर। अब यदि 1 बट्टा अनंत का मान 0 है तो जब 0 को मैं यहाँ पे रखूँगा तो आप इसमें से 0 को घटाओगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इधर इधर वाली तो कहानी ही खत्म हो गई, है ना, हो चुकी। क्या बचा, खाली -1 बट्टा आर बचेगा, और आगे कुछ भी नहीं बचेगा। सिंपल वे के अंदर हर एक छोटी छोटी बात आपको बताते हुए चलो, बशर्ते आप इसको ध्यान से सुनो, सब कुछ समझ में आपको आएगा। तो लास्ट में देखना अपने पास क्या बचा, -k⁴ अंदर बच गया हमारे पास माइनस का 1 बट्टा आर। ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस
तो क्या बच गया हमारे पास KQ/R, और यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान। तो मुझे बताओ, जब हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी किसी बिंदु R दूरी पर स्थित, तब कितनी आई थी, KQ/R² आई थी E का मान, और यहाँ पर देखना KQ/R, और यही मैंने आपको शुरुआत में कहा था, कोई परिवर्तन नहीं है, खाली और खाली वहाँ पर जब एक स्क्वायर था वो स्क्वायर हट चुका, यहाँ पे बिना स्क्वायर के R है। बाकी देखो E और V जो है आपके सामने रहे दोनों के फॉर्मूले, E बराबर होता है KQ/R² और V बराबर होता है KQ/R। जो नीट या IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कान खोलकर ध्यान से इस बात को सुन ले, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के बीच में हमेशा आपको आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं। तो ये जो दोनों ही फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों के बीच में जो छोटा सा एक डिफरेंस था वो आपको देखने को मिला, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ये बातें हमारी यहीं एक बार समाप्त करते हैं, और ये हमारे पास समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3 दे दें। तो जो समीकरण नंबर जो आपकी 3 है वो क्या बताती है, विभव के मान को बताती है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी R पर स्थित अगर कोई बिंदु हो तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होती है KQ/R। ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी। मात्रक क्या होगा भाई, यूनिट आप सभी को पता है, यूनिट तो वोल्ट ही रहेगी, क्योंकि ये भी विभव ही तो है। विभव या विभवांतर दोनों एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया था कल वाली वीडियो में, दोनों में डिफरेंस क्या था, छोटा सा एक अंतर था, लेकिन जो मात्रक है वो तो दोनों का समान ही रहेगा। विभव जो है वो अदिश राशि थी तो आज भी अदिश ही रहेगी, आज ऐसा तो है नहीं कि वो सदिश हो जाएगी, तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है इसकी वो है आपके वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी चीज़ आपसे इसके अंदर पूछते हैं, V और R के मध्य ग्राफ बिटवीन V एंड R। तो देखना एक चीज़ मेरे को बताना, यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है, Q जो है वो भी इस केस के लिए कांस्टेंट है, R जो है उसको अगर अपन वेरिएबल माने तो V और R के बीच में देखो एक आपको रिलेशन दिख रहा है। क्या रिलेशन दिखा कि असल में जो आपका V है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा होता है आप सभी जानते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जब ऐसी कभी कंडीशन होती है तो इसका आपसे यदि ग्राफ पूछा जाए, तो मैंने आपको बताया था जब अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। यदि कोई ग्राफ समानुपाती का हो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो तो उसको अपन क्या करते हैं, इस जो आपका मूल बिंदु होता है या आपका मिड पॉइंट होता है उससे गुजरने वाली बिल्कुल से स्ट्रेट लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है अगर कोई दो राशियां, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो तो। लेकिन यदि कोई व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसका ग्राफ होता है इस प्रकार का। मान लेते हैं ये आपकी है y-x जिसके अनुदिश मैं ले रहा हूँ v को, ठीक है, यानी मैं बोर्ड को ग्राफ मान रहा हूँ। ये जो आपकी x एक्सिस है इसके अनुदिश में मान लो ले रहा हूँ r को, इस साइड है आपकी r। तो आपका ग्राफ देखना किस प्रकार का होगा, ध्यान से समझना। व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ हमेशा ऐसा होता है इस प्रकार, ये है आपका ग्राफ। यानी शुरुआत के अंदर जब आपकी दूरी इस साइड में r को ले रहा हूँ, जब आपकी दूरी कम थी उस समय विभव का मान ज़्यादा है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देखो विभव के मान में लगातार गिरावट आती जा रही है। ठीक है, इसको देखो आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। अगर ये जो दूरी r कम होती यानी जो आपका बिंदु P है इस जगह पे होता तो यहाँ पे V का मान ज़्यादा होता। जैसे जैसे इस दूरी r का मान अपन बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे देखना V का मान भी लगातार क्या है, घटता जाता है। अर्थात जो V है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपने आज यहाँ पे ग्राफ को देखा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब फटाफट से हम आगे वाले टॉपिक पे मूव होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसे पॉइंट चार्ज बहुत सारे हो जाएं तब इस केस में आपका जो कुल विद्युत विभव है यानी जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए फटाफट मैं बोर्ड करता हूँ, रब फिर आता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। मतलब अगर आवेशों का बहुत सारा एक ग्रुप आ गया, वो समूह आ गया, तो ऐसे में देखो ये एक सिस्टम की तरह, एक निकाय की तरह काम करेगा। और ऐसी स्थिति के अंदर जो कुल विभव है उसका मान कितना होगा वो अभी हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। तो गर्मी बहुत भयंकर तरीके की हो रही है, तो लूओं से अपना बचाव करना। और राजस्थान का जो सबसे बेहतरीन पेय पदार्थ है जिसको हम राबड़ी के नाम से जानते हैं, यदि आप राजस्थान से हैं, नहीं हैं, कहीं से भी हैं, राबड़ी का सेवन ज़रूर करें। ठीक है, बनती कैसे है तो मुझे भी नहीं पता, आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हो, आपको बहुत अच्छी प्रकार से रेसिपीज जो हैं वहाँ पर बनाई भी दिखा भी देते हैं। तो उसका सेवन ज़रूर करें, साथ ही साथ प्याज जो है उसका सेवन भी लगातार करते रहें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, मान लिया कि अपने पास कोई एक बिंदु है, यहाँ पे P इसका नाम है। इस बिंदु P के चारों तरफ बहुत सारे आवेश हैं जो स्थित हैं, रखे हुए। मान लिया यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिस पर कोई आवेश आपके रखा है Q1,
यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पर कोई आवेश रखा है Q2, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पर कोई आवेश रखा है Q3, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पर आवेश है Q4, ऐसे करके पता नहीं न जाने कितने आवेश है यार, किस किस का नाम हम लोग लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, जनरल वे के अंदर एक ही नाम यहाँ पे दे दिया, इसका नाम है Qn, यानी बहुत सारे आवेश हैं, n संख्या तक है ये, तो मैंने लास्ट वाला एक जो आवेश है उसका नाम दे दिया Qn। अब ये जो जितने भी आवेश है, मान लिया इन सभी आवेशों की जो दूरी है बिंदु P से वो इस प्रकार से है। ये जैसे P से इस Q1 की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली R1 है, इस Q2 की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली R2 है, Q3 की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली R3 है, Q4 की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली कितनी है R4। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, तो जो Qn है लास्ट वाला वो मैंने मान लिया, इसकी जो डिस्टेंस है वो है Rn। NCERT की बुक के अंदर 1P 2P 3P ऐसा दे रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे वाला तरीका ना ये फॉलो करें, क्योंकि ये जो तरीका है आप लोगों के लिए मैंने इसको मॉडिफाई किया है, आप लोगों के लिए ही ये तरीका बनाया ताकि आप लोगों को हर चीज़ में आसानी हो, ठीक है। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले सुने भाई, एक कोई पॉइंट है P, इसके ऊपर हमें अ ग्रुप ऑफ चार्जेस यहाँ पर हमें दे रखा है Q1 Q2 Q3 Q4 न जाने कितने हैं, Qn तक अपन ने मान लिया। इन सभी के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट P के ऊपर वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना अभी कितना आसान है। मान लेते हैं ये जो पहला आवेश है इसके कारण बिंदु P के ऊपर कोई ना कोई विभव का मान तो होगा, ये तो निश्चित बात है। कितना होगा, अभी जस्ट रिसेंट के अंदर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव करके आए हैं, V का मान कितना होगा। देखो V बराबर अभी भी अपन ने ज्ञात किया है, V बराबर होता है KQ/R। अभी भी जस्ट रिसेंट में अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखना इस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान, तो मान लिया Q1 के कारण बिंदु P पर जो विभव है वो है V1, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया V1। किसके कारण से है, Q1 आवेश के कारण से है। और Q1 आवेश कितनी दूरी पर है बिंदु P से, R1 दूरी पर है। तो बताओ क्या इस Q1 के कारण जो V होगा इस बिंदु P के ऊपर इतना ही होगा या अलग होगा, सेम इतना ही होगा। तो इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार मुझे बताओ Q2 के कारण कितना होगा। तो आप सभी देखो होशियार हो, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ V2 बराबर KQ2 के कारण है और ये R2 दूरी पर है, ऐसा ही होगा। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब ऐसा मैं ना जाने कितने समीकरण दूंगा, क्या पता कितने सारे आवेश है, तो मैंने सीधा Qn जो है उसके ऊपर आ गया। मान लिया Qn के कारण जो V का मान होगा वो Vn होगा, बराबर कितना KQn/Rn, इसकी दूरी है। ये लो समीकरण नंबर 3। अब Qn तक हम लोग पहुंच गए। अब देखना हमें क्या ज्ञात करना था, कुल विभव का मान। इस बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण जो कुल विभव का मान होगा वो इन सारे प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग जो V का मान है ना, इन सभी के योग के बराबर हो जाएगा, इन सभी के बीजगणित योग के बराबर। और ऐसा जो काम हम करते हैं इसको हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। अतः मैं क्या कह सकता हूं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से जो कुल V का मान होगा, कुल हमारा विभव होगा, वो किसके बराबर होगा, कुल V होगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस न जाने क्या पता कितने हैं, अपन ने मान लिया लास्ट है Vn। तो इन सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अतः अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं सबको जोड़ के लिख दूं भाई फटाफट। V1 V2 V3 इनके मान हमारे पास है, तो ये सारे के सारे जो मान है वो इसके अंदर मैं रख रहा हूँ और फिर देखना हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो जो कुल V है इसका मान, V1 का मान कितना, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3, इसी प्रकार निरंतर चलते जाएंगे और जो लास्ट हमारा होगा वो होगा KQn/Rn। ठीक है। देखो गर्मी कितनी ज़्यादा है, बेचारा मार्कर भी सूख गया। अभी तुरंत थोड़ी सी देर पहले इसके अंदर इंक जो है वो फिल की थी। ये हालत है भाई हमारे। फिलहाल देश का सबसे गर्म स्थान चल रहा है हमारा। इसकी बात होगी। अब देखना के न जाने कितने के यार, एक जैसी तो बात है। क्यों मैं इनको बार बार लिख के अपने मार्कर की शाई को ख़त्म कर रहा हूँ, क्यों ना इन सभी को कॉमन लेके एक बार लिख दूँ। तो मैंने ठीक ऐसा ही किया जैसे आपको बताया कि मैंने इस के को लिया कॉमन। अब के अलावा तो भाई कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। अब ऐसी कंडीशन में देखना जब आपके पास यहाँ पर Q1/R1 बच गया, प्लस यहाँ पे Q2/R2 बच गया, प्लस डैश 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 चलता रहेगा, लास्ट में आपके पास बचेगा Q1/Rn। तो जब ऐसी कभी स्थिति हो जाए कि भाई राशियाँ तो देखो सेम ही है, लेकिन इनके जो पैरों में लिखी हुई संख्या है वो चेंज हो रही है, 1 2 3 4 ऐसे करके n तक, नीचे भी देखो 1 2 3 4 ऐसे करके n तक। तो क्यों ना मैं इनको एक सिग्मा के जरिए रिप्रेजेंट कर दूं। तो देखो सिग्मा के जरिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी अध्यारोपण के सिद्धांत में। यहाँ पर देखो आज फिर से बता रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। दोबारा से देखो हम लोग इसको देखते हैं
किस प्रकार से हम जब एक ही जैसी भौतिक राशियाँ उनको सिग्मा के रूप में प्रेजेंट करते हैं। यानी मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, v बराबर जो हमारा टोटल v है इसकी बात कर रहा हूँ, k तो यहाँ पे पड़ा है, k को तो छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिग्मा, ये देखो मैंने बनाया सिग्मा का निशान। अब सिग्मा के अंदर मैंने क्या लिखा, i बराबर 1 से लेके लास्ट हम कहाँ तक चल रहे हैं, n तक। देखो 1 से तो हम हो रहे शुरू, तो नीचे तो लिख अपन देखो एक i यहाँ पे अभी बताऊँगा, एक नियत संख्या अपन मानते हैं। i का मान कहाँ से शुरू होता है, 1 से देखो शुरू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई समस्या नहीं। खत्म कहाँ पर हो रहा है, n पर जाके खत्म हो रहा है, तो इस सिग्मा के निशान के ऊपर हम लोग लिख देंगे n। अब ये अप्लाई किस पर करना है हमें, ये अप्लाई हमें करना है q और r पर। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा q और नीचे लिख दिया r। अब इनके देखो आधाक्षर जो है ना, इनके पैरों में लिखी हुई संख्या ये चेंज हो रही थी, और ये चेंज किस रूप में हो रही थी, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया देखो i और यहाँ पे भी लगा दिया i। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो i है इसका मान 1 से तो हुआ शुरू और n तक जाएगा, और जितनी बार हम इनको लिखेंगे सबका सिग्मा का मतलब होता है सम का मतलब होता है जोड़। अगर आपने RSCIT या फिर इस प्रकार के किसी कंप्यूटर कोर्स को किया होगा तो वहाँ पर जब हम एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे हमें जोड़ का फॉर्मूला लगाना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर टाइप करके, तो वो जो फॉर्मूला होता है उसको हम सम फॉर्मूला बोलते हैं। तो सम का मतलब क्या होता है, योग करना। तो इस प्रकार से आपने योग करके इसको इस रूप में लिख दिया, और यही क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों के एक निकाय, एक समूह के कारण किसी एक ही बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है वो होता है k इंटू सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक qi बट्टा ri। ये हो गया आपके लिए कुल विद्युत विभव का मान। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होगी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना NCERT जो है, RBSc के अंदर ये चीज़ नहीं जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, NCERT के अंदर एक छोटी चीज़ आपको और दे रखी है। उसने क्या कहा कि अगर ये जो आवेशों का वितरण है, आवेशों का वितरण है, ये एक समान हो। एक समान होने का मतलब क्या है, देखो पहले तो असमान की बात कर लेते हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने बनाया ना, ये तो है असमान। यहाँ पर एक आवेश है, इसके बीच में इतनी दूरी है, फिर एक आवेश यहाँ है, इनके बीच में देखो दूरी थोड़ी सी कम है, यानी असमान वितरण है। लेकिन यदि यही मैं आवेश का वितरण जो है इस पूरे बोर्ड पर समान कर दूं, यानी एक आवेश यहाँ पर है तो जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर उतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और आवेश है, उतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और आवेश है, पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो समान रूप से आवेशित हो, तो ऐसे आवेशन को हम बोलते हैं, ऐसे आवेश वितरण को हम बोलते हैं सम आवेश वितरण। तो यदि आपका कोई ऐसा पृष्ठ है जिसके ऊपर आवेशों का वितरण समान है, तो ऐसा जो आपका पृष्ठ होगा ना, वो पूरा का पूरा पृष्ठ एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। और उसके लिए जो v का मान होगा ना, वो जो हमने शुरू के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये जो अपने डिराइव किया था, v बराबर kq बट्टा r, उसके लिए केवल इस एक फॉर्मूला से काम चल सकता है। उसके लिए हमें ये सारे जो है ना i बराबर 1 से लेकर n तक की देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कब, जब आपका पूरा का पूरा जो पृष्ठ है वो एक बिंदु आवेश की तरह काम करे, यानी उसके ऊपर जो आवेशों का वितरण हो वो समान हो पूरी तरीके से। अपन आगे बात भी करेंगे, सम विभव पृष्ठ पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर, तो सम विभव पृष्ठ के अंदर हम इसी के दोबारा से बात करेंगे। एक छोटी चीज़ यहाँ पर NCERT के अंदर इन्होंने और बता दी। अपन ने पढ़ा था, देखो जब आवेश वितरण हम लोग पढ़े थे गाउस के नियम से पहले, तब मैंने आपको वहाँ पर बताया था एक आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश का घनत्व, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था रो से। ये क्या था, एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। ठीक है, तो मैंने जो आयतन है वो मान लिया dv है। इस एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश की मात्रा है उसको हमने कहा था आयतन आवेश कहना, तो रो। तो अगर मैं यहाँ से q का मान निकालूँ तो देखो q का मान मुझे यहाँ से क्या प्राप्त होगा, रो इंटू dv। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो गुणा में आ जाएगा। तो अब क्यों नहीं q का मान जो मैं यहाँ पे रख दूँ, तो मेरे पास देखना v का मान क्या प्राप्त होगा, मुझे v का मान मिलेगा v बराबर k रो dv बटा r। ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। ये हम लोग देखो काम में लेते हैं न्यूमेरिकल में, लेकिन आपके 12th में इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, निश्चिंत हो जाना। केवल NCERT में दे रखा था, इसलिए जो NCERT के विद्यार्थी उनको खुश करने के लिए मैंने उनको बता दिया कोई काम नहीं आना, लेकिन आपको यहाँ तक है ना ये आना चाहिए। ये हो सकता है कि आपसे डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछ ले, या आपको जैसे मैं कल न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसके अंदर 3-4 मैं आपको आवेश दे दूंगा, उनके कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव का आपको मान ज्ञात करना होगा, तब आप इस फॉर्मूले को वहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बातें जो थी ये IIT में काम में आएंगी आपके। अगर आप IIT की प्रिपरेशन करोगे ना नीट या JEE के लिए, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपके क्लास 12th में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत होकर, बस आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूँ, बता दिया।
तो देखो आज तो अभी दोपहर 12 बजे जो है मैडम का टेस्ट होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी तैयारियां करनी है, तो उसके लिए जो क्लास है उसको मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता, अन्यथा हम एक और टॉपिक करते जो आपका विद्युत द्विध्रुव, उसके कारण किसी बिंदु पर विभव का मान आप लोग देखते, लेकिन चूंकि टाइम की शॉर्टेज इसी वजह से आज की जो वीडियो मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। अच्छा, कल की वीडियो के बारे में बता दूँ, कल जो है हम न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, तो जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस संडे को आपको जो टेस्ट होगा उसके अंदर भी मैं वो न्यूमेरिकल्स दूंगा, तो इसके लिए आपको जो वीडियो जरूर से देखनी है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो देखो लाइक का जो बटन है उसको दबाए बिना बिल्कुल मत चले जाना, ठीक है। लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।